मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो लगातार चर्चा चल रही थी, उन चर्चाओं में आज हम दो बातें करना चाहते हैं, जिसमें कि अब रीतिकाल बिल्कुल अंतिम चरण पर है। अब रीतिकाल को हम बैंड अप करना चाहते हैं। उसमें दो बातें आज ज़रूर हम करना चाहेंगे और इन दोनों बातों का जिक्र किए तो हैं, लेकिन वो अधूरी थी, मतलब संक्षेप में है। हल्की बातें करके हम वहाँ से अपने आप को हटा लिए थे, लेकिन आज थोड़ी सी उसको हम डीपली, मतलब गहराई में करेंगे, जिसमें दो बातों में पहली है रीतिकाल में संस्कृति और दूसरी बात होगी जिसमें हम कहेंगे कि रीतिकाल में गद्य। अब पहले हम रीतिकाल में संस्कृति पर बातचीत करते हैं, जिसमें लोक गीतों का बड़ा महत्व रहा। कविताओं में लोक शामिल हो गया। लोक में जैसे तीज त्योहार, जिसमें आप देखेंगे गोधन है, जिसमें आप देखेंगे अंकुर पूजा है, जिसमें आप देखेंगे कि हिंडोला है, जिसमें आप देखेंगे होली है, जिसमें दिवाली है, कई त्योहारों का जिक्र है। इसका मतलब है कि लोक शामिल हुआ, लोक गीतों का समावेश कविताओं में आई, और वो कविताओं में जब लोकगीत शामिल होता है तो कविताएं निखर कर सामने आती है, उसकी अपनी एक पैठ बनती है। उसमें आप देखेंगे कि खुद पद्माकर लिखते हैं एक जगह कि नैन नचाई कहीं मुस्काई। इसकी बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन मैं केवल एक लाइन से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। ऐसे आपको पद्माकर की किताब जो आप देखेंगे कि विनोद मिश्र वाली किताब है, उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। नैन नचाई कहीं मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। ये इसमें होली का जिक्र है। होरी शब्द जो ब्रज में होली को होरी कहते हैं। और वैसे ही आप देखेंगे कि सावन के हिंडोलों का जिक्र है, जब कहते हैं सखी सभी सब ऐसे झूमो, सखी कार्य घटा बरसे बरसाने में, गोरी घटा नंदगांव तेरी। ये मौसम, ये षट ऋतु का वर्णन, बारिश का वर्णन, सर्दी का वर्णन, ग्रीष्म का वर्णन, ये जो एक समावेश है ऋतिकाल में, वो अद्भुत है। इसकी क्षमता बहुत बड़ी है, और इसीलिए ऋतिकाल को उपेक्षा की नज़रों से देखना खतरनाक हो सकता है। संस्कृति इतनी शामिल है कि आप देखेंगे कि संस्कृति में स्थिति ऐसी बनती है कि इसमें तीज त्योहार के साथ साथ लोगों का रहन सहन, लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव, प्रेम, श्रृंगार और अन्य प्रकार के जैसे नीतिगत दोहे, आप देखेंगे प्रेरणा स्रोत दोहे, कवित्व और सवैया का जो बहुत बड़ा समावेश है, वो बहुत ही कला को बिखेरता हुआ नजर आता है। अतः हम कह सकते हैं कि रीतिकाल के कवियों ने या काव्यों में दोनों ने, कवि ने समावेश किया है संस्कृति को, और काव्य में संस्कृति मौजूद है। इसीलिए कहा जा सकता है कि आचारत्व का जो संबंध था वो इस संस्कृति से है, और इसीलिए रीतिकाल की संस्कृति कविताओं में बहुत प्रबल है। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि दूसरी बातों में एक बहुत बड़ा जिक्र करना ज़रूरी है, और वो है रीतिकाल में गद्य का समावेश। गद्य अर्थात कविताओं से हटकर कुछ चीज़ें शब्दों में बयां की जा रही है। उन शब्दों का खेल है इसमें, जिसमें हम सीधे सीधे अपनी बात कहते हैं। कविता में तो लयबद्ध, गति में कम शब्दों में, और कम शब्दों में बहुत चीज़ें कह देने की बात होती है। मतलब कि गागर में सागर भरने की बात कविताओं में होती है, लेकिन गद्य एक विस्तार रूप लेता है। और सुबह से शाम का वर्णन अगर करना हो तो गद्य में विशेष वर्णन की जाएगी। वहीं पद्य में इसकी जो है वो चंद लाइनों में इसे समाविष्ट किया जाएगा। आप देखेंगे कि रीतिकाल का जो गद्य है वो निश्चित रूप से भक्तिकाल के गद्य से ज़्यादा प्रबल है, अर्थात ज़्यादा अच्छी तरह से उभर कर सामने आई है रचनाएं। आप देखेंगे कि साहित्य में जब गद्य का समावेश रीतिकाल में होता है तो भले ही भाषा ब्रज है, चीज़ें ब्रज में है, लेकिन गद्य भक्तिकाल की अपेक्षा ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि आधुनिक काल, भले ही रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल भी कहा है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि रीतिकाल में भी गद्य का आविर्भाव अच्छी तरह से हो गया था। और केवल आविर्भाव ही नहीं हुआ, अपितु इसका बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ। तो इस विकास में
गद्य का एक बड़ा रूप देखने को मिलता है, जिसमें गद्य में चीज़ें समाविष्ट की जाती है, चीज़ें लाई जाती है। उस समय के रचनाओं में गद्य का ये समावेश अद्भुत माना गया, और इसकी रुचि देखेंगे पाठकों में तो बहुत प्रबल था, बहुत मजबूत थी। और नतीजा ये हुआ कि गद्य आधुनिक में जो निखर कर आया है, कहेंगे कि जो गद्य आकर जवान हो गया है, स्थिति उसकी वैश्य से व्यस्क वाली हो गई है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं रीतिकाल का भी एक दिन है। रीतिकाल में गद्य ने जिस तरह से अपना रूप बदला, वो आधुनिक काल के गद्य को मजबूत करने के लिए एक सही नींव का काम किया। और ये नींव का जो पत्थर है वो रीतिकाल है, जिसने गद्य को इतना आगे बढ़ाया और इसे आविर्भाव दिया। आप कह सकते हैं कि गद्य में चीज़ें जब रीतिकाल में आई तो काफ़ी विस्तार ली हुई और काफ़ी अच्छी आई। इसलिए हम यह कहते हुए बिल्कुल नहीं कोताही करेंगे कि गद्य का आविर्भाव भक्ति काल में भले ही हुआ हो, लेकिन इसका विकास रीतिकाल ने किया, और ब्रज की जो बोली और भाषा है उसने इसको बहुत सही स्थान दिया, और इस स्थान, ब्रज के स्थान को प्राप्त करके और गद्य अपने आप का बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, शिखर पर पहुंचा। तब तक आधुनिक काल आ गया था। हम कल की बातचीत लास्ट करेंगे रीतिकाल पे, और फिर सोमवार से हम लोग आधुनिक पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।